दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि बीएससी एजी 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके विषय में जानने वाले हैं। आज हम लोग उसके हर सब्जेक्ट हर तरीके से जानिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और सब कुछ जो कि इस एग्ज़ाम में आने की आशंका है, हर सब्जेक्ट के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? संगणक बोलते हैं। फिर आता है कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास कब से कब तक हुआ? तो वर्ष 1642 में प्रथम गणना करने वाले मशीन क्या बना? पास्कल। किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने। तो सबसे पहली मशीन जो गणना करती थी वो कब बनी? 1642 में। किसने बनाई? ब्लेज पास्कल ने। फिर आते हैं अंग्रेजी गणितज्ञ, जिनका क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। अंग्रेजी गणितज्ञ कौन से आते हैं? चार्ल्स बेबेज। इससे पहले कौन से आए थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कौन आए थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। किसको क्या बनाया था? पास्कलाइन। कब बनाया था? 1642 में। अंग्रेजी गणितज्ञ का चार्ल्स बेबेज, इन्होंने क्या बनाया? विश्लेषणात्मक इंजन। क्या बनाया? विश्लेषणात्मक इंजन। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का पिता। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रोग्राम की जाने वाली योग यांत्रिक मशीन, जिसको क्या कहा गया? डिफरेंस इंजन। इनकी मशीन जो इन्होंने बनाई उसको क्या कहा गया? डिफरेंस इंजन। इन्होंने जो मशीन बनाई उसको क्या कहा गया? डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था। फिर आता है 1890 में। कौन आता है? हरमन होलेरिथ। कौन आते हैं? हरमन होलेरिथ। इन्होंने क्या बनाया? पंच कार्ड बनाया। इन्होंने क्या बनाया? पंच कार्ड बनाया। पंच कार्ड क्या होता था? जिसमें गणना से संबंधित जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। इसमें क्या था? गणना से संबंधित जानकारी को क्या किया जा सकता था? स्टोर किया जा सकता। उसके बाद 1936 में कौन आता है? एलन ट्यूरिंग। कौन आते हैं? एलन ट्यूरिंग। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बनाई? ट्यूरिंग मशीन। इन्होंने क्या बनाई? ट्यूरिंग मशीन। इन्होंने क्या बनाया? ट्यूरिंग मशीन बनाई। और आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा इस पर आधारित है। आधुनिक कंप्यूटर की मूल अवधारणा किस पर आधारित थी? तो ट्यूरिंग मशीन पर। किससे आधारित थी? ट्यूरिंग मशीन पर। ठीक है, किसने बनाया था? एलन ट्यूरिंग। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। फिर आगे चलते हैं। 1945 में गणितज्ञ कौन आया? जॉन वन न्यूमैन। 1945 में जॉन वन न्यूमैन है। इन्होंने क्या बनाया? बाइनरी सिस्टम। क्या बनाया? बाइनरी सिस्टम तथा कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा रखी। इन्होंने किसकी अवधारणा रखी? कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अवधारणा रखी। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1946 में पहला कंप्यूटर बना जो कि इलेक्ट्रॉनिक था। इलेक्ट्रॉनिक पहला कंप्यूटर कब बना? 1946 में। कौन सा था? इनेक। क्या आएगा? इनेक। ये पिछली बार पूछा गया था, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। इनेक 1946 में ना। किसने बनाया था? तो नाम इसका दिया नहीं है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? इनेक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनेक का नाम इनेक आ जाएगा। इनेक से पूछा जाएगा फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लगा देंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फिर आता है 1976 में बेल लैबोरेटरी आया। कौन आया? बेल लैबोरेटरी। इन्होंने क्या बनाया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। 1947 में किसका आविष्कार हुआ? ट्रांजिस्टर। जिस समय हम लोग आज़ाद हो रहे थे उस समय ये लोग क्या बना रहे थे? ट्रांजिस्टर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? ट्रांजिस्टर बनाते। किसने बनाया था? बेल लैबोरेटरी ने। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? वैक्यूम ट्यूब का प्रतिस्थापन। इसने क्या किया था? कंप्यूटर में लगने वाले वैक्यूम ट्यूब का प्रतिस्थापन किया था। किसका प्रतिस्थापन किया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रतिस्थापन किया था। आपको ये भी आ सकता है वैक्यूम ट्यूब का प्रतिस्थापन करके किसने किया था? तो किसने किया था? ट्रांजिस्टर ने किया था। आगे चलते हैं। 1900 किसमें? 1951 में यूनिवेक बना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कैसा था कंप्यूटर? कॉमर्शियल कंप्यूटर। पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर क्या था? यूनिवेक 1। कि पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर क्या था? यूनिवेक 1। कब बना था? 1851 में। कब बना था? 1951 में। कब बना था? 1951 में। यूनिवेक 1 कॉमर्शियल कंप्यूटर था ये। ठीक है, ये क्या करता था? इसका उपयोग प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में, किसके? यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में के पूर्वानुमान और जनगणना में किया गया था। किस लिए किया गया था? पूर्वानुमान और जनगणना में। किस लिए किया था? पूर्वानुमान और जनगणना में। फिर आता है 1950 के दशक में कौन आया? फॉर्टेन भाषा का विकास हुआ। 1950 के दशक में किसका विकास हुआ? फॉर्टेन भाषा। कौन सी भाषा? कंप्यूटर भाषा थी। इसका किसका नाम था? फॉर्टेन भाषा का विकास हुआ। अगर आपको आ जाता है 1950 के दशक में कौन सी भाषा का विकास हुआ, तो किसका? कंप्यूटर भाषा थी, फॉर्टेन। फिर आता है वर्ष 1958 में जैक किल्ची और रॉबर्ट नॉयस ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का निर्माण कब हुआ? 1958 में। किसने किया? जैक किल्ची और रॉबर्ट नॉयस ने कंप्यूटर चिप का आविष्कार किया। किसने किया? 1958 में जैक किल्ची, रॉबर्ट नॉयस ने किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किया। ऐसे पूछा सकता है आपका आईसी का आविष्कार
कब हुआ तो 1958 में। किसने किया? जैक किल्ची और रॉबर्ट नॉइस ने किया। ठीक है, और आ जाता है आईसी की फुल फॉर्म क्या है तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। फिर आता है विलियम इंग्लिश। ठीक है, विलियम इंग्लिश में पहले माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया। विलियम ने क्या किया? पहले माउस का प्रोटोटाइप तैयार किया। पहले माउस का प्रोटोटाइप किसने तैयार किया? विलियम ने। फिर आता है 1964 में सेमर के द्वारा पहला पहला सुपर कंप्यूटर बना। कौन सा बना? CDC 666। क्या बना? 6600 क्या बना? पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या हुआ? CDC 6600। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया गया है। 1966 में किसने बनाया? सेमर के द्वारा। फिर आता है 1968 में माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI से युक्त आधुनिक कंप्यूटर के एक प्रोटोटाइप को डगलस एडवर्ड द्वारा प्रदर्शन किया गया। और माउस का पेटेंट किसने कर लिया? डगलस एडवर्ड ने। माउस का पेटेंट किसने कर लिया? डगलस एडवर्ड ने। माउस का पेटेंट किसने कर लिया था? डगलस एडवर्ड ने। ठीक है, 1968 में किसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था माउस का? तो किसने बनाया था? डगलस और एंजलवर्ड ने। आगे चलते हैं। 1969 में बेल लैब ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। किसने किया? 1969 में बेल लैब ने। किसने किया? बेल लैब ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। इसे बाद में क्या कहा गया? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसने बनाया तो आप बता देंगे? बेल लैब ने, 1969 में। फिर आता है 1970 में इंटेल द्वारा डायनेमिक एक्सेस मेमोरी ड्राम 1103 क्या बनाया? इंटेल द्वारा के किस डायग्नोसिस एक्सेस मेमोरी यानी ड्राम 1103। फिर आता है 1973 में क्या आया? जॉरेक्स टीम के सदस्य रॉबर्ट मेटकॉफ द्वारा इथरनेट का विकास किया। किसका विकास किया? इथरनेट का, 1973 में। वर्ष 1975 में पॉल एरन और बिल गेट्स ने क्या बनाई? माइक्रोसॉफ्ट। आपको आ सकता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसने बनाई तो बिल गेट्स और पॉल एरन ने। ठीक है, कब बनाई? 1975 में। 1976 में स्टीव वोजिनाक ने एप्पल कंप्यूटर बनाया। एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत कब हुई? 1976 में। किसने? स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजिनाक ने। ठीक है, फिर आता है 1981 में क्या आया? ऑजरबॉर्न पहला विश्व का कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर निर्मित किया गया। पहला कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर क्या था? पीसी कौन सा था पहला? ऑसबॉर्न क्या था? ऑसबॉर्न। ठीक है, तो पोर्टेबल कंप्यूटर कब बना? 1981 में पहला। आगे चलते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 1981 में इप्सन HX20 क्या बना? इप्सन HX20 जिसको क्या बोला गया? लैपटॉप कंप्यूटर बोला गया। क्या बोला गया? लैपटॉप कंप्यूटर बोला गया। ठीक है, आपको आ सकता है लैपटॉप का यूज़ कब, वर्ड शब्द का यूज़ कब किया गया? तो 1981 में। कब किया गया? 1981 में। फिर आता है 1983 में GUI से युक्त पहला पर्सनल कंप्यूटर एप्पल को लीजा निर्मित किया। किसने निर्मित किया? एप्पल की लीजा का निर्मित किया। पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का पहला किसने बनाया? एप्पल। इसका नाम क्या रखा? लीजा रखा। इसका पहले क्या नाम था? GUI से युक्त पहला पर्सनल कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? लीजा निर्मित हुआ। लीजा कब निर्मित हुआ तो आप बता सकते हैं? 1983 में। फिर आता है टिम बर्नर-ली ने HTML का निर्माण किया। कब किया? 1990 में। टिम बर्नर-ली, ये क्वेश्चन आ सकता है। टिम बर्नर-ली ने 1990 में HTML का निर्माण किया था। फिर आता है WWW का भी निर्माण इन्होंने किया था 1989 में। कब किया था? 1989 में इन्होंने। किसने किया था? टिम बर्नर-ली ने WWW का भी आविष्कार किया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। 1993 में इंटेल ने पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर निर्मित किया। 1993 में इंटेल ने क्या किया? पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर निर्मित किया। फिर आता है सेनगई और ब्रीन तथा लैरी पेज ने गूगल सर्च इंजन। लेरी पेज का तो नाम आप जानते होंगे, जिन्होंने क्या किया? गूगल सर्च इंजन का निर्माण किया था। फिर 2004 में क्या? फेसबुक का, जिसको आप लोग बहुत चलाते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट मार्केट को लॉन्च किया। आगे चलते हैं। 2005 में क्या आया? यूट्यूब आया था। क्या आया था? 2005 में यूट्यूब आया था। यह क्या था? वीडियो शेयरिंग सर्विस। आपको आ जाता है यूट्यूब क्या करता है तो वीडियो शेयरिंग सर्विस की शुरुआत करता है। फिर आता है 2011 में क्या आया? व्हाट्सअप। किसने लिखा था? लेखक कौन थे? ब्रायन एक्टन और जॉन क्रूम। ठीक है, ब्रायन एक्टन और जॉन क्रूम। ठीक है, आगे चलते हैं। आता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। आइए जानते हैं फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी। तो 1940 से 1956 के बीच कौन सी थी फर्स्ट जनरेशन? इसमें क्या? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। इसमें किसका आविष्कार हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन से थे? एडवेक और यूनिवेक। कौन से थे? एडवेक और यूनिवेक पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो यूनिवेक क्या था? कॉमर्शियल कंप्यूटर था ना, यूनिवेक नाम था पूरा उसका।
पूरा नाम तो नहीं पता है, आप कमेंट में लिख देंगे इसका पूरा नाम क्या था। फिर आता है सेकंड जनरेशन, कब से कब तक है, 1956 से 1963। इसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली थी, ट्रांजिस्टर ने। किसने ले ली थी, ट्रांजिस्टर ने। तो इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन से थे, IBM 700, IBM 1401, फिर आता है IBM 1620, CDS 1604। फिर आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी, 1964 से 1971 तक। IC का आविष्कार अब तक हो चुका था। आप नीचे कमेंट कर देंगे IC का आविष्कार किसने किया था और कब। ठीक है, आगे लगते हैं इस समय कौन से कंप्यूटर पढ़ने, IBM 360, IBM 370, NCR 395। फोर्थ जनरेशन कब से है, 1971 से अभी तक। कब तक है, 1971 से अब तक। इसने किसा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, एप्पल और DCM। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाश जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चलता है। किससे चलता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर में क्या चलता है, तो क्या चलता है, प्रकाश चलता है। ठीक है, प्रकाश तरंगें चलती हैं। फिर आगे चलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं हम लोग, आकार के आधार पर, और पहले चलते हैं तकनीक के आधार पर करते हैं। ठीक है, तकनीक के आधार पर कौन कौन से, डिजिटल कंप्यूटर। ये असतत होते हैं, यानी कि क्या, आप कॉपी लेते हैं इस तरीके से। कॉपी में क्या होता है, आप थोड़ा अभी लिखते हैं, फिर 2 घंटे बाद लिखते हैं, फिर 3 घंटे बाद लिखते हैं, तो क्या हुआ, ये आपका उसी कॉपी में सेव रहता है ना। तो इसी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर होता है, जिनमें क्या होता है, आप अगर थोड़ी थोड़ी देर पे भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, वो भी सेव हो जाता है। तो इनमें स्टोरेज ज़्यादा होती है, परंतु क्या होता है, ये सतत नहीं हो सकते। क्या हुआ, असतत रूप में सूचना का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग द्वारा समस्या के समाधान में सक्षम उपकरण को एक वर्ग में डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये सतत नहीं होते हैं। क्या होते हैं, इनको आप मान लीजिए आपने इस समय कंप्यूटर खोला तो कुछ लिख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर बंद कर दिया, 2 घंटे बाद फिर आया, आपने वहीं से लिख दिया, तो ये असतत होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण कौन से थे, सामान्य प्रयोग में आने वाले डेस्कटॉप, इन लैपटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर और इन लैपटॉप। फिर आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कैसे होता है, ये सतत होते हैं। ये कैसे होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, ये लगातार चलते रहते हैं। जैसे क्या हुआ, इनमें कौन कौन से करते हैं उपयोग, तापमान, दाब, भार, वोल्टेज आदि में किया जाता है। जैसे हमारी क्या होती है, घड़ी होती है। घड़ी कैसे होती है, घड़ी लगातार चलती रहती है, तो ना, तो ये एनालॉग काम करती है। कैसे काम करती है, एनालॉग काम करती है। उसके बाद क्या होता है, स्पीडोमीटर, एनालॉग। आगे चलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों का ही होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होते हैं, स्टोरेज ज़्यादा होती है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, सतत कार्य करते हैं। तो अर्थात इसमें स्पीड एनालॉग की दी होती है, और क्या होता है, मेमोरी की शुद्धता किसकी दी होती है, डिजिटल कंप्यूटर की। उदाहरण क्या है, रडार है, प्रणाली, स्मार्टफोन जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, टैबलेट डिवाइस, ये कैसी हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं। इसमें आपको टैबलेट दे देंगे, घड़ी दे देंगे, और 2-3 ऑप्शन देंगे, तो आपको मार देना है उसमें कौन सा, टैबलेट। ठीक है, आगे चलते हैं, आकार एवं कार्यक्षमता के। अब जानते हैं आकार एवं कार्यक्षमता के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। ये कैसा होता है, या प्रदर्शन एवं डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर ये बहुत ही अच्छा था, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, तब बड़े संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। 442 फेटाफ्लॉप क्षमता के साथ जापान का फुगाकू वर्तमान का सबसे तेज कंप्यूटर है। तो वर्तमान का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, जापान का फुगाकू। वर्तमान का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, जापान का फुगाकू। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित HEC2M क्या भारत में पहली बार आयात किया गया था। भारत में पहली बार आयात कंप्यूटर कौन सा था, HEC2M। ठीक है, आगे चलते हैं, 1962 में भारत निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, टिफ्रैक। ये कौन सा था, सुपर कंप्यूटर नहीं था, 1962 में बना था। किसकी सहायता से बना था, टिफ्रैक की सहायता से। टिफ्रैक का पूरा नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, आगे चलते हैं, पहला कंप्यूटर कौन सा था, टिफ्रैक था। इसका फुल फॉर्म क्या था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर आता है परम 8000। परम 8000 क्या था, भारत का पहला कंप्यूटर था, जिसे सीडेक किसने बनाया था, सीडेक बनाया था, जिसका नाम क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कब बनाया था, 1990 से 1991 में निर्मित किया था। इस समय भारत के पास कौन सा सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर, तो परम सिद्धि। कौन सा है, परम सिद्धि। तो पहला कौन सा बनाया था, परम 8000, और इस समय कौन सा है, परम सिद्धि। तो आपको बहुत नॉर्मल बात है, आपको याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, जो मिनी कंप्यूटर और जो होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर के बीच के होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये आकार में और महंगे और बड़े होते हैं। क्यों होते हैं महंगे बड़े, पर इसमें क्या होती है, स्पीड किसकी होती है, स्पीड सुपर कंप्यूटर वाली नहीं होती। क्या नहीं होती, स्पीड नहीं होती। ठीक है, परंतु क्या है, इसमें हजारों उपयोगकर्ता
एक साथ कार्य कर सकते हैं। कैसे क्या कर सकते हैं, हजारों उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण इसका उपयोग बड़े संगठन जैसे बैंकिंग, बीमा संस्थान, सरकारी संगठन, कंपनियां आदि करती हैं। अब आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, जो मेन फ्रेम से भी छोटे होते हैं परंतु क्या माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इसकी उपयोगिता क्या होती है, छोटी कंपनियां या फर्म द्वारा विशेष उद्देश्य हेतु बड़ी कंपनियों के अलग अलग विभागों द्वारा की उनका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, अलग अलग विभाग द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, मिनरेज कंप्यूटर बोलते हैं। आपको आ जाता है ऑप्शन मिनरेज कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो आपको मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और आपको माइक्रो कंप्यूटर दिया हो तो आप उसमें नॉर्मली से मिनी कंप्यूटर पर टिक कर सकते हैं। फिर आता है क्योंकि इनकी क्षमता क्या होती है, सुपर कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है एवं पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप से अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब जानते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग नॉर्मली हम लोगों के पास होता है, यानी जो सामान्य घर के लोग हैं उनके पास होता है। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य उपयोग हेतु डिजाइन किया जाता है, जो शिक्षा, मनोरंजन, छोटे या ऑफिस के कार्य आदि के लिए उपयोगी होता है। उदाहरण, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल्स, साउंड एंड नेविगेशन ऑफ कार। जो नेविगेशन लगा होता है कार में वो भी क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की भाषाएं भी अलग होती हैं, तो कंप्यूटर की भाषाएं भी जान लेते हैं। भाषाओं की मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। सबसे पहले जानेंगे निम्न स्तरीय में कौन कौन से थे। या मशीनी कोड है, जिसमें क्या होता है 0 से 1 के बीच के, ये कौन से निर्देश सुनता है, 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 कौन से निर्देश सुनता है, 0 और 1। ठीक है, निम्न स्तरीय में क्या होता है, 0 1 से। मशीनी भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे निम्न और प्रारंभिक भाषा है। तो मशीनी भाषा कैसी होती है, दो भाषाएं होती हैं निम्न स्तर में, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। ठीक है, तो मशीनी भाषा क्या होती है, ये निम्न और प्रारंभिक स्तर की भाषा होती है। ये कैसी होती है, निम्न और प्रारंभिक स्तर की भाषा। मशीनी भाषा एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर सीधे समझता है। मशीनी भाषा को अगर आपको ऑप्शन आ जाता है किस भाषा को कंप्यूटर सीधे समझता है, तो मशीनी भाषा को आप टिक कर देंगे। तो आगे चलते हैं, असेंबली भाषा। इसमें मशीनी भाषा में उपयोग होने वाले अंकों की जगह अंग्रेजी के शब्द, नाम एवं तथा संकेतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसमें शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, नामों का भी तथा संकेतों का भी, असेंबली भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जानते हैं उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा मूल रूप से प्रतीकात्मक भाषा है। इनमें अंग्रेजी शब्द का गणित प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें अंग्रेजी के शब्द भी आते हैं और गणित के प्रतीक भी आते हैं। तो प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा वर्ग कौन सा है, बेसिक, फॉर्टेन, PL1, एल्गोल। ठीक है, हमको भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो बस हमने लिख दिए हैं। तो ये क्या है, अलजेब्रिक फार्मूला प्रोसेसिंग है। इनको नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जैसे बेसिक आप वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं, किसमें और भी जो बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कोबल और RPG। इसको बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग या टैली वाली आदि में यूज़ किया जाता होगा। अब आते हैं C++, जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो आप जानते होंगे C++, जावा आजकल फितूर चढ़ा है लोगों को कि आप सब ऐप ही बनाएंगे, तो उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग लोग सीखने के लिए कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होंगी, C++ और जावा। आगे चलते हैं, कोडू और मैटी। ये क्या है, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे चलते हैं, LISP और प्रोलॉग। इसमें क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती है। ये कौन सी लैंग्वेज होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर भाषा अनुवादक। कंप्यूटर भाषा अनुवादक, ठीक है, अनुवाद करने वाला भी। तो असेंबलर क्या होता है, इसमें 3 तरह के अनुवादक होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीनी कोड में बदलता है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा को मशीनी कोड में बदलता है। और कैम्पलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदलते हैं। तो आपको याद रखना है सिर्फ असेंबलर के विषय में, बाकी तो आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे। जो उच्च स्तरीय कैम्पलर भी आ जाता है तो भी आप लगा देंगे, उच्च स्तरीय से निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करते हैं। और इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, सिर्फ निम्न स्तरीय भाषा ही समझता है। कंप्यूटर कैसी भाषा समझता है, निम्न स्तरीय भाषा ही समझता है, जो कि सीधे समझ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आपको याद होगा असेंबलर, कॉम्पलर और इंटरप्रेटर। आगे चलते हैं। फिर आता है कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना कैसी होती है, कंप्यूटर के मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। कंप्यूटर के कैसे अवयव होते हैं, मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। इनको कैसे, इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। कौन कौन से, 4 यूनिट हो गए। सबसे पहला आता है इनपुट। इनपुट में क्या क्या आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है हमारा, माउस आ गया, स्कैनर आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनपुट डिवाइस में कौन कौन से, उसमें 3 आउटपुट दे देंगे और उसके बाद एक क्या देते हैं, इनपुट की देते हैं। तो आपको टिक कर देना है। तो आप याद कर लें, कीबोर्ड, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, आगे चलते हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, वेबकैम, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OCR रीडर, ब्रैक बारकोड,
रीडर, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, मॉनिटर आ गया, स्पीकर आ गया, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, एसजीडी, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ठीक है, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस कोई भी स्पीच जनरेटर यानी आवाज़ निकालने वाली कोई भी डिवाइस हो, जीपीएस यानी ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, बैरल रीडर, ठीक है, ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई हमारी। आगे चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन सा, सबसे पहला होता है सीएमयू यानी सेंट्रल मेमोरी यूनिट। इसमें क्या होता है, सीएमयू यानी जब पहले कंप्यूटर आते थे उनमें सीपीयू दिया होता तो उनमें क्या होता था, एक हार्ड डिस्क नीचे लगी होती है। फिर आता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, अब भी शायद लगी होती है वो। सीयू यानी होता है कंट्रोल यूनिट, जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। और एलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, ठीक है, इसके आते आते फोर्थ कौन सी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, इसके अंदर क्या क्या आती है, कंप्यूटर मेमोरी। सबसे इसके अंदर के भाग कौन से थे, सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस होती है जहां डाटा या प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो मुख्यतः 2 प्रकार के, उससे पहली कौन सी थी, प्राथमिक मेमोरी। कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी होती है, इसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहते हैं, या 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी थी, रैम, रैम की फुल फॉर्म आ जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के क्या होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम का आजकल तो मोबाइल में 2 GB 4 GB 5 GB की रैम चलती है और 32 64 128 रोम चलती है। तो रैम क्या होती है, इसे अस्थाई मेमोरी कहते हैं अथवा वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अस्थाई मेमोरी या वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं। और रोम को कहते हैं ये स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में होती है, ठीक है। आपको यूज़ हो सकता है कि रैम क्या होती है, मिलान करने को देते हैं, रैम क्या होगी, इसमें एक स्थायी मेमोरी या वोल्टाइल मेमोरी होगी, रोम क्या होगी, स्थायी मेमोरी, स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने वाली है। फुल फॉर्म भी आ सकती है, रैम के क्या होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम के क्या होते हैं, रीड ओनली मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या स्थायी मेमोरी। जैसे हम हार्ड डिस्क और ये डिस्क जो भी होती हैं हमारी, जो डीवीडी प्लेयर या उनमें लगती हैं, उनमें क्या होती है, वो भी द्वितीयक मेमोरी कहलाती हैं। आगे जानते हैं, रैम की फॉर्मेट क्या होता है, मेमोरी, मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम आ गया, रैम आ गई, इनके अंदर भी बहुत से पार्ट हैं, जैसे प्रोम, ई प्रोम। तो रोम के हो गए, रैम के क्या हो गए, स्टैटियो डायनेमिक और कैच, ये क्या उसके रैम के हो गए। इस तरीके से सेकेंडरी में क्या हो गए, डिस्क ड्राइव, टैब ड्राइव। डिस्क ड्राइव में क्या आ गई, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क और डी रोम। CD रोम क्या होती है, जिसमें रीड ओनली कर सकते हैं और उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपको अगर ये समझ में आ गया या आपको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको सिर्फ इतने ही याद कर लें तो आपके लिए आपको रैम, रोम, डिस्क ड्राइव और टैब ड्राइव, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। आगे चलते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितनी में कितनी होती है, 1 बिट कितना होता है, 1 बिट को किससे प्रदर्शित करते हैं, 20 से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं 20 से। और इसको क्या क्या बोलते हैं, 1 0 या 1 बाइनरी नंबर से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है निब्बल, निब्बल को प्रदर्शित करने का कोई चिन्ह नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, 4 बिट बोलते हैं। एक निब्बल में क्या होता है, 4 बिट होते हैं, एक निब्बल में क्या होते हैं, 4 बिट होते हैं। फिर आता है एक बाइट, एक बाइट में कितने बाइट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 8 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, 20 से करते हैं। फिर आता है 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1024 में एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अब चलते हैं मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितना होता है, 1024 किलोबाइट होते हैं, यानी 1024 KB होता है, ठीक है। 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, तो 1 गीगाबाइट में क्या होते हैं, 1 GB में 1024 MB होती है, ठीक है। अब जिससे हम लोगों को 1.5 GB मिलती है, तो 1.5 GB हमारी 24 और इंटू 12, तो हमारी आगे बहुत चीज़ हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक टेट्राबाइट कितनी होती है, 1024 GB होती है। फिर आता है एक पेटाबाइट कितनी होती है, 1024 TB टेट्राबाइट होती है। फिर एक हेक्साबाइट कितनी होती है, 1024 पेटाबाइट होती है, ठीक है। आपको 1 किलोबाइट या आप मेगाबाइट पूछ सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है, तो आप बता देंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हमने आपको पूरा यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी दे दिया है कि किस में कितनी कौन सी पाई जाती है। आगे चलते हैं, डाटा निरूपण या संख्या पद्धति। डाटा निरूपण या संख्या पद्धति, ठीक है। सबसे पहला आता है डाटा निरूपण। कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर यानी 0 या 1 को ही समझता है। किसको समझता है जी, अगर आपसे पूछ दे कंप्यूटर कंप्यूटर किसको समझता है, तो क्या समझता है, किसको समझता है, 0 और 1 को। किसको समझता है, 0 को या 1 को। या आपको वहाँ पे मशीनी भाषा दी हो तो मशीनी भाषा आप आराम से टिक कर देंगे, निम्न स्तरीय भाषा तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अतः सभी प्रकार के डाटा को 0 या 1 के रूप में निरूपण डाटा निरूपण कहलाता है। तो सभी प्रकार के नंबर्स को क्या
जीरो और वन के रूप में निरूपण करना क्या कहलाता है, डाटा निरूपण या डाटा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। फिर आते हैं संख्या पद्धति, अंकों का समूह जिसका उपयोग संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है नंबर सिस्टम कहलाता है। आइए जानते हैं सबसे पहला कौन सा था, बाइनरी, यानी इसमें दो नंबर होंगे, दो इसलिए दो हैं, इसलिए क्या होगा, दो नंबर, ठीक है। ऑक्टल यानी 8 नंबर, डेसिमल यानी 10 नंबर। अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको बहुत आसानी होगी। बाइनरी का मतलब 2 होता है, ऑक्टल का मतलब 8 होता है, डेसिमल का मतलब 10 होता है, हेक्साडेसिमल मतलब 16 होती है। बाइनरी का मतलब 2 का हो गया, यानी 2 ही अंक होंगे, जैसे 0 और 1। ऑक्टल का मतलब 8 अंक हो गए, यानी सिर्फ 8 अंक दिए हैं 0 से 7 तक, ठीक है। आगे चलते हैं, 10 अंक होंगे, यानी 0 से 9 तक के अंक होंगे, यानी 10 अंक होंगे। उसके बाद क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है 16 अंक होंगे, यानी 0 से 9 तक के। उसके बाद ABCDEF होगा, EF तक होंगे, ठीक है। इस तरीके से हेक्साडेसिमल होते हैं, ठीक है। तो आपको डाटा निरूपण क्या होता है, केवल इस जो हमारा कंप्यूटर होता है 0 और 1 को समझता है, इसलिए क्या होता है, सभी अंकों को 0 और 1 के रूप में निरूपण करना क्या कहलाता है, डाटा निरूपण। इसका मतलब ये नहीं 8 लिखा है तो आपने बदल के लिख दिया, वो कंप्यूटर की भाषा है, वो कंप्यूटर ही कर सकता है, ठीक है। आप या इसको लर्न करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैक करके। फिर आता है कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक, कंप्यूटर में किसी अक्षर, वर्ण, अंक या प्रतीक चिन्ह को 0 और 1 के अद्वितीय कोड में स्वरूप में क्या करते हैं, हम कोड में बदलते हैं। हर अक्षर वर्ण जो हम लिखते हैं उसको क्या करते हैं, तो उसको कंप्यूटर क्या करता है, एक कोड में बदलता है, जो सिर्फ कंप्यूटर कोड, इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर कोड कहते हैं। तो कंप्यूटर कोड दो प्रकार के होते हैं, BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल, आप सिर्फ उनको नॉर्मली नाम ही याद कर लें, ठीक है। BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। आपको आ सकता है BCD क्या होता है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। जा सकता है BCD क्या होता है, तो BCD कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक है। रहता है ACLL, तो क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फरेंटेशन इंटरचेंज, ठीक है। कंप्यूटर में और इंटरनेट पर टेक्स्ट फाइल के सामान्य रूप क्या होता है, ASCII, ठीक है। आगे चलते हैं, ये किस में यूज होती है, यूनिक्स, डॉस, ACLL का उपयोग टेक्स्ट फाइल के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला कौन सा, यूनिक्स, डॉस, ठीक है। इस तरीके से टेक्स्ट फाइल के लिए करते हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के मुख्य दो भाग होते हैं, ठीक है। अब फिर से कंप्यूटर के दो मुख्य आ गए, ठीक है। अभी तक हमने कंप्यूटर को यूनिट्स को जाना था, कि अब आप जानते हैं सबसे पहला कौन सा होगा, हार्डवेयर, दूसरा कौन सा है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या आता है, इनपुट डिवाइस, हम बता चुके हैं इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। आउटपुट डिवाइस बताते हैं, स्टोरेज डिवाइस बताते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव, USB स्टिक, DVD ड्राइव, ब्लू रे ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव, ठीक है। ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे चलते हैं, रहता है कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन ऐसे उपकरण जो डाटा संप्रेषण सहायक होते हैं, जैसे NIS का नाम क्या है, नेटवर्क इन्फ्रेंस कार्ड। फिर मॉडेम यानी कि जो कनेक्ट करते हैं, जो चीज़ें नेट कनेक्ट करते हैं, तो मॉडेम क्या होगा, मॉड्यूलेटर, डिमोलेटर। वीनिक क्या होगा, वायरलेस नेटवर्क इन्फिल्ट्रेशन कंट्रोल, HUB। और ब्लूटूथ और वाईफाई तो आप लोग जानते होंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग जो इनपुट डाटा के उपयोगी सूचना में परिवर्तन करने का कार्य करता है, जैसे CPU क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और GPU क्या करता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो आपको आ सकता है GPC क्या होगा, तो आप लगा देंगे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU आ जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो आपको आता ही होगा। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को दिए गए आदेशों को करने के लिए तैयार प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर के अंदर ही कार्य करते हैं। जिस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम लोग एरो को चला रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। या हम जिस पर काम कर रहे हैं ओपन बोर्ड, तो ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के अंदर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम कहा जाए जिनका कार्य सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर इत्यादि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी विशेष वातावरण को विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए गए प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम इस पर क्या पढ़ा रहे हैं ओपन बोर्ड पे, तो ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये कौन कौन से होते हैं, यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98 और 200 XP, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, MS DOS है ये, ठीक है। S लगा है यहाँ पे, S, ठीक है, S बना है ये, MS DOS। उसके बाद विंडोज़ 9X, फिर विंडोज़ मैक, एक मिनट जरा, विंडोज़ 9X, फिर मैक, फिर OS, MS विंडो, फिर आता है पाल्म और OS। फिर आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ 200, सोलराइज, ठीक है। आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ 95। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स, OS और RT लिनक्स, ठीक है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड, सिम्बियन और iOS, ठीक है। आप नाम जानते होंगे, एंड्रॉयड,
और एंड्रॉयड का यूज़ सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। iOS का यूज़ जैसे एप्पल फ़ोन में जो लगता है उसे iOS बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क सूचनाओं के आदान प्रदान तथा संसाधनों के सम्मिलित उपयोग के लिए आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के समूह को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बहुत से होते हैं, जैसे क्या होता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, MAN यानी मेटापोलिटन एरिया नेटवर्क, और VPN यानी क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आगे चलते हैं और हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और इसके आगे इसके अतिरिक्त हम आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लाने वाले हैं कंप्यूटर के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी भला हो, आप या उनके सच्चे मित्र हैं, तो उनको भी भेजिए, क्योंकि उनका भी पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 7 सेमेस्टर की आपकी बैक लगती है तो आपका पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। धन्यवाद।